नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। लिव इन पार्टनर होना तो इन दिनों बेहद आम हो गया है। मेट्रोपॉलिटन शहरों में समाज में आए खुलेपन में किसी को एक लड़का और लड़की के बिना शादी शुदा हुए एक साथ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद किसी को पड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर ऐसे ही टेम्पररी बने रिश्तों से ऐसी खबरें सामने आती हैं कि कलेजा कांप जाता है। लिव इन पार्टनर की लाश के 30 टुकड़े कर डाले। लिव इन पार्टनर की लाश के साथ हफ्तों तक रहा कातिल। एसिड में डालकर लिव इन पार्टनर की लाश ठिकाने लगाना चाहता था आरोपी। और अब मुंबई में हुए नए केस में तो पार्टनर के टुकड़े कर उसे कुकर में उबालकर कुत्तों को खिला दिया। ये ऐसी घटनाएं हैं जिसके लिए क्रूरता, बर्बरता और हैवानियत जैसे शब्द भी कम है। ये ऐसी खबरें हैं जो अब लगभग हर रोज सुनाई दे जाती हैं और इनके नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों टेम्पररी रिश्ते परमानेंट नहीं हो पाते? और ये कौन सा पल होता है जब बेकाबू गुस्सा इस तरह की वारदात को अंजाम दे देता है? सवाल उस पल का भी है जब कातिल सोचता है कि वो लाश के टुकड़े कर उसे ठिकाने लगा देगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा। कुछ ऐसी ही जहनियत को समझने की कोशिश करेंगे आज के शो में। हमारे साथ रहेंगी साइकोलॉजिस्ट निशा खन्ना और साथ ही होंगे आईपीएस ऑफिसर कमलेश दीक्षित। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किसी खूबसूरत सफर का दी एंड इतना भयावह क्यों होता है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। मुंबई के नया नगर इलाके के इस फ्लैट से जो खबर सामने आई, उसने सोसाइटी में रहने वाले लोगों के पैरों तले जमीन खिसका दी। इस फ्लैट में रहने वाली 32 साल की सरस्वती वैद्या का कत्ल उसी के लिव इन पार्टनर मनोज साहनी ने कर दिया। सबूत मिटाने के लिए मनोज ने सरस्वती की लाश के करीब 20 टुकड़े कर दिए। पुलिस के मुताबिक मनोज ने 4 जून को सरस्वती का कत्ल किया और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कटर से लाश के करीब 20 टुकड़े करने के बाद कुछ टुकड़े ठिकाने भी लगा दिए। फ्लैट से बदबू की शिकायत मिलने पर जब पुलिस फ्लैट पर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गई। फ्लैट के अंदर इंसानी जिस्म के कई टुकड़े पड़े हुए थे। बाद में लाश के टुकड़ों की पहचान सरस्वती के तौर पर हुई। पुलिस ने आरोपी मनोज साहनी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। खाते तौर पे फ्लैट से एक बदबू आने का इंफॉर्मेशन मिला था। मौके पे पुलिस ने आके वो फ्लैट चेक किया तो वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है जिसका पीसेस करने का कोशिश किया गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि एक मनोज साहनी और सरस्वती वैद्य करके ये जो कपल था ये मौके पे रह रहा था। एक ऐसी ही वारदात बेंगलुरु में भी हुई जहां पर 23 साल की एक लड़की का कत्ल उसके लिव इन पार्टनर ने कर दिया। वारदात का पता तब लगा जब मृतक आकांक्षा की रूममेट ऑफिस से वापस आई। आरोपी अर्पित आकांक्षा को लगभग 2 साल से जानता था। वो पहले लिव इन पार्टनर भी रह चुके हैं, लेकिन अब आकांक्षा अपनी एक दोस्त के साथ रह रही थी। सोमवार को अर्पित आकांक्षा से मिलने उसके फ्लैट पर आया। दोनों की किसी बात को लेकर लड़ाई हुई और अर्पित ने तकिए से आकांक्षा का दम घोट दिया। आकांक्षा का कत्ल करने के बाद अर्पित ने इसे सुसाइड की शक्ल देने के लिए फंदे पर भी लटकाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका और मौके से फरार हो गया। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस की कई टीमें अर्पित की तलाश में लगी हैं। दिल्ली के शाहबाद डेरी में हुई वारदात अभी भी लोगों के जहन से नहीं उतरी है, जहां साहिल नाम के एक लड़के ने बेहद ही बेरहमी से साक्षी नाम की एक लड़की को मौत के घाट उतार डाला। पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोगों के जहन में किसी के लिए इतनी नफरत कहां से आती है और वो ऐसी वारदात को अंजाम दे डालते हैं। जितनी बेरहमी से इन दिनों कत्ल किए जा रहे हैं, वैसा पहले कम ही सुनने और देखने को मिलता था, लेकिन अब तो गुजरते दिन के साथ देश के किसी न किसी कोने से इस तरह की वारदात सामने आ ही जाती है। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जिस तरह की खबरें सुन रही हैं आए दिन, जो वहशीपन, जो बर्बरता, जो क्रूरता समाज में देखने को मिल रही है, क्या ऐसे क्रिमिनल्स के दिमाग में क्या चलता होगा? क्या मानसिक स्थिति होती होगी उनकी? देखिए, बहुत सारी स्पेशली ऐसे केसेस जो आए हैं, चाहे वो होमिसाइड के केसेस हों या पर्टिकुलर लिव इन पार्टनर को देखकर अभी
हम जितने भी केसेस देख रहे हैं, इन पर्टिकुलर केसेस की बात करें तो डेफिनेटली एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि कोई एक इंसान एक पर्टिकुलर फैक्टर नहीं बनाता। हमारा टेम्परामेंट, हमारा जैसे बोल सकते हैं बॉर्न एंड ब्रॉट इन्वायरमेंट, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारा सराउंडिंग्स, एवरीथिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। चाहे वो हमारी एजुकेशन हो, चाहे हमारा वो परसेप्शन हो, चाहे हम ये कह सकते हैं कि हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो, वो सब मिलकर हम एक पर्सनैलिटी को बनाते हैं। तो अभी जो मुंबई का केस हुआ उसमें तो वहशीपने की हद हो गई, मतलब जानवर से भी आप तुलना नहीं कर सकते हैं। जिसके साथ आप इतने समय से रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, उसे इतने पीसेस में काटना, उसके बाद उसे कुकर में उबाल कर मिक्सर में पीस कर कुत्तों को खिलाना, मतलब जानवर से भी आपकी तुलना नहीं की जा सकती है। इतनी हिम्मत आती कैसे है ऐसे लोगों में? देखिए, शुरू से ये एंटी सोशल पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। एंटी सोशल पर्सनालिटी ट्रेट्स का मतलब है मेरी लाइफ मेरे लिए, मैं हर बात पर अपनी मर्जी करूंगा। और साथ ही साथ इसमें हम बोल सकते हैं सैडिस्टिक टेंडेंसीज भी हो सकती हैं, दूसरे इंसान को तकलीफ देके कहीं ना कहीं खुशी मिलती हो। आई वुड से सोशियोपैथिक और साइकोपैथिक टेंडेंसीज हो सकती है, केमिकल इम्बैलेंसेस हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल कोई भी इंसान होगा, जिसे हम साइकोपैथिक टेंडेंसीज के लोग बोलते हैं, तो ऐसे लोगों में एम्पैथी लेवल बिल्कुल नहीं होता, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे की जिंदगी में क्या हो रहा है। लेकिन दरिंदगी की ये हद तक आना कि पेड़ काटने वाली मशीन से आप किसी की बॉडी काटते हैं, इस लेवल तक जाना, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, क्या है कि अपने आप को बचाने के लिए, बिकॉज अगर मैंने क्रोध में या आवेश की आकर अगर मेरे से कत्ल हो भी गया, तो मैं नहीं चाहता कि उसके बारे में किसी को पता चले। और अगेन आजकल क्योंकि देखिए इस चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो लोग भी बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हम अपने दिमाग को यूज करके इन मेथोडोलॉजीज को अपना सकते हैं। अगर हमें किसी को नहीं पसंद करते हैं, तो ये ना बोलकर कि मैं आपको पसंद नहीं करता और आराम से जिंदगी से चले जाए, हम अपनी इमोशंस को सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग जो अपनी इमोशंस को बहुत ज्यादा सप्रेस करते हैं, अगर अंदर गुस्सा है तो गुस्सा है निकाल दीजिए ना। तो इतना अग्रेशन आना, तभी मैंने आपको बोला है दीज पीपल आर नॉट नॉर्मल पीपल। अब इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये पूरे केसेस देखिए तो इसमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं। एक तो है कि मेट्रोज़ में ये हुए हैं, दूसरा है अगर आप देखिए तो 20 से 30 साल के उम्र वाले लोग इसमें शामिल हैं, और तीसरा है लिव इन रिलेशनशिप, यानी इमोशनल क्वेश्चन भी इसमें शामिल होता है। तो क्या इस पूरी चीज़ को देखकर आप ये कहेंगे कि मेट्रोज़ में लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं? देखिए, मेट्रोज में लोग ज्यादा वनरेबल इसलिए कह सकते हैं कि मोस्टली लोग अपने फैमिली से हटकर अलग रह रहे थे, उनका एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल होता है, और कई बार ये थॉट प्रोसेस और लाइफस्टाइल आपकी फैमिली के थॉट प्रोसेस और लाइफस्टाइल से मैच नहीं करता, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। और ऐसे में अगर आप पेरेंट्स से ज्यादा टच में नहीं है, क्योंकि आप दूसरी सिटी में हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसके बारे में पेरेंट्स को कोई ज्ञान नहीं होता। और आजकल हम फ्रीडम पर ज्यादा जोर देते हैं। हमें नहीं लगता कि हमें सबको लगता है। और जैसे आपने उम्र का वो दौर बोला 20 to 30 के बीच में, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से कपल साथ रहते हैं, फिजिकल रीजंस की वजह से कपल साथ रहते हैं। साथ ही साथ जब हमने बात की, तो इस उम्र के इस दौर में अंडरस्टैंडिंग कम और इन्फेक्चुएशन और अट्रैक्शन ज्यादा होता है। निशा जी, जैसे अभी तक आप बताती आ रही, कोई भी बच्चा है जो वो क्रिमिनल टेंडेंसीज के साथ पैदा नहीं होता, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं? और साथ ही अगर अर्ली एज में इंटरवेंशन हो तो क्या इससे बचा जा सकता है? कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि लैक ऑफ बाउंड्रीज एंड पेरेंटल सुपरविजन भी इसका कारण हो सकता है। देखिए, लैक ऑफ बाउंड्रीज तो है, पेरेंटल सुपरविजन में ये कहूंगी, अगर आप बच्चे को बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखोगे तो भी बच्चे के बिगड़ने के चांसेस है, बहुत ज्यादा लूज एनवायरनमेंट में रखोगे तो भी बिगड़ने के चांसेस है। बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन बना के रखें, उन्हें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उन पर जबरदस्ती खुद को नहीं डालते, और उनकी जिंदगी में भी क्या हो रखा है उसका थोड़ा बहुत तो ध्यान रखें। बिल्कुल ही आउट ऑफ जिसे बोलते हैं मतलब कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है हमें देखना ही नहीं है, वो भी गलत है। कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है। निशा जी, अगर मैं देखूं तो दीज आर क्लासिक केसेस ऑफ क्राइम ऑफ पैशन, आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल है, और पोजेशन मतलब सामने वाले पर मेरा इतना कंट्रोल भी है और मैं उसको अपना हक समझता हूँ। और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो दे ट्रीटेड द वुमेन लाइक एज एन ऑब्जेक्ट, मारना, काटना, और बाद में उनकी बॉडी को भी एक ऑब्जेक्ट के तौर पर, क्योंकि अगेन नॉर्मल इंसान अगर काटेगा तो उसको तकलीफ होगी। इफ यू आर नॉट ए डॉक्टर दैट यू नो दैट यू आर डूइंग द सर्जरी पार्ट
Otherwise, we all are humans and we all have emotions. जैसे आपने बोला कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, हाउ टू आइडेंटिफाई सच पीपल? जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो उसके साइंस ये है कि पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के साइन है कि पार्टनर आपके आने जाने, खाने पीने, हर तरह के तरीके पर रोक टोक लगाएगा। इट मे बी विद योर फैमिली, इट मे बी विद योर फ्रेंड्स, इट मे बी योर फूड हैबिट, इट मे बी योर ड्रेसिंग सेंस। एवरीथिंग पर्सन में ट्राई टू कंट्रोल। क्या आपके लिए अच्छा है, कि आपको पूरी तरह से कोडिपेंडेंट कर सकता है या पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। निशा जी, ये तो हुई क्रिमिनल्स की बात। अगर हम अब एज अ सोसाइटी बात करें, आपने देखा होगा पिछली दिल्ली वाले केस में, जहां वो लड़का महज 20 साल का है और वो उस बच्ची को चाकू से मारे जा रहा था, उस पे पत्थर से मार रहा था, लेकिन लोग वहां पर तमाशा देख रहे थे। किसी के अंदर भी ये हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उसे बचा सके। क्या ऐसे लोगों को हम नॉर्मल कैटेगरी में रख सकते हैं? एंड एज अ सोसाइटी, व्हाट डज इट स्पीक ऑफ अस? देखिए, जब मैंने बायस्टैंडर्ड एपैथी की बात या अफेक्ट की बात करी थी, तो उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर होती है कि इसमें दो तरह का मैकेनिज्म काम करते हैं। एक, मैंने एक सिचुएशन में मैं गया या गई और मैंने उस सिचुएशन को ऑब्जर्व किया। अब उस सिचुएशन में मेरा वो पर्टिकुलर विक्टिम के साथ मेरा मानना है कि कोई रिश्ता है कि नहीं। सबसे पहले ये द रिलेशनशिप आई एम हैविंग विद द विक्टिम, जो हेल्प करने जा रहा है। अब उसका विक्टिम के पास कोई रिलेशनशिप है, क्योंकि आप एक आउटसाइडर इंसान, उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पर्टिकुलर केस में, वो इंसान सोचता है। निशा जी, आपका लास्ट कमेंट, वेयर आर वी फेलिंग एज अ सोसाइटी? देखिए, फेलिंग एज अ सोसाइटी, पहली चीज तो ये है कि अगर हम ये सोचे कि अगर कोई भी मुश्किल में इंसान है तो उसको हेल्प की जरूरत तो है। कई बार इंसान हेल्प नहीं लेना चाहता, वो अलग बात है, बट बहुत बार ऐसा भी होता है, लोग ईगो के चलते हेल्प चाहते तो हैं बट वो हेल्प के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाते। मैं कैसे हेल्प मांग सकती हूँ या मांग सकता हूँ। दूसरी चीज, अगर हम एज एन आउटसाइडर और बाय स्टैंडर्ड है, जो हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें आगे चलकर अपना हाथ बढ़ाना है और कम्युनिकेट करना है, ताकि हम एक ऐसा संसार बना सके। कल को आज उनके साथ ऐसा हुआ है, फ्यूचर में आके हम अपने बच्चों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए क्या सीख देके जा रहे हैं, बिकॉज व्हाट दे आर ऑब्जर्विंग, दे आर टुडे ऑब्जर्विंग अवर बिहेवियर। जी निशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईपीएस ऑफिसर कमलेश दीक्षित जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। सर, एक पुलिस ऑफिसर के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ऐसे क्राइम को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? ये एक बहुत क्रूर तरह का अपराध है, जिसमें जितनी सख्त कार्रवाई किया जाए वो कम है। प्रायः देखा जाता है कि महिलाओं के साथ, खासकर जब ये मालूम हो कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई में अगर हम कुछ एक्शन देते हैं तो परिवार वाले भी साथ नहीं देते हैं, ऐसे में ये लोग, इनका साहस बढ़ जाता है ऐसी तरह की घटनाओं करने की। बहुत बार आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। आप देखेंगे कि जैसे जेसिका हत्याकांड हो गया, या फिर और भी ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें मनोबल बढ़ता है अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो। पिछले कुछ समय में आपने देखा किस तरह से केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, और अब मुंबई के केस ने तो हद कर दी है। उसने, क्रिमिनल ने कुकर में उसे पका करके, मिक्सर में पीस के कुत्तों को खिला दिया है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे क्रिमिनल्स का मनोबल बढ़ता जा रहा है? क्या उन्हें कानून और पुलिस का डर नहीं रह गया है? और इस बीच ये घटनाएं बढ़ी हैं और इसका एक ही सलूशन है कि जल्दी से जल्दी ऐसे केसेस में जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त सजा दी जाए। लेकिन पुलिस के सामने एक इसमें चैलेंज रहता है कि परिवार के अंदर, घर के अंदर ये घटना कारित की जाती है, जिससे दूसरों को मालूम भी नहीं होता है, और क्योंकि लड़की के परिवारीजन उनसे संपर्क नहीं रखते हैं तो उनको भी ये नहीं मालूम हो पाता है। पड़ोसी, आजकल आपको पता ही है कि पड़ोसी दूसरे के मामलों में बहुत इंटरफियर नहीं करते हैं, तो घर में कब ये घटनाएं हो जाती हैं ये मालूम ही नहीं हो पाता है, जिसके कारण ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है बस। और ऐसे में साक्ष्य संकलन में भी पुलिस को थोड़ी कठिनाई आती है। लेकिन अगर ठीक ढंग से, साइंटिफिक ढंग से साक्ष्य संकलन हो तो निश्चित रूप से सजा मिलेगी। और ऐसे केसेस में पैरवी में भी प्रायोरिटी के आधार पर करना चाहिए, कोर्ट से अनुरोध करना चाहिए कि इसे हम प्राथमिकता पर ले करके और जल्दी से जल्दी इसमें दोषी को सजा दिलाएं। तो आप भी ये मानते हैं सर कि इस तरह के केसेस को फास्ट ट्रैक में डाल करके और दोषी करार देने पर इन्हें सजा देनी चाहिए, जिससे कि समाज में भी ये मैसेज जा सके? अब बहुत आवश्यक है ये कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इसका ट्रायल हो। वैसे भी महिलाओं के प्रति जो क्रूरता होती है, जैसे दहेज हत्या में आपने देखा है कि
दहेज हत्या के लिए अलग से प्राविधान किया गया है, इसलिए कि पता है कि लड़की दूसरे के घर में जा रही है, वहाँ पे साक्ष्य नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ एक नए तरह का ये ट्रेंड डेवलप हुआ है, जिसमें शादी न करके मित्रवत रिलेशन में ये लोग रहते हैं एक साथ, और किसी को ये जानकारी नहीं हो पाती है। तो ऐसे केसेस में भी जरूरी है कि जैसे दहेज हत्या में हमने अलग से प्राविधान किया है, ऐसे में भी ये जो क्रूर घटनाएं हो रही हैं, इसके कठोर कार्रवाई के लिए आवश्यक है कि इसमें स्पीडी ट्रायल हो इसका, और उनको जल्दी से जल्दी सजा दी जाए, जिससे कि समाज में एक इसको ऐसा उदाहरण सबके सामने प्रस्तुत हो, जिससे कि दूसरे इस तरह की कोई घटना न कर सके। लेकिन इसके लिए एक चीज और आवश्यक है कि ऐसे परिजनों को जिनके परिवार के लड़कियों के साथ ही घटना हुई है, कृपा करके वो लोग इनके साथ अपने लड़कियों के साथ मित्रवत व्यवहार रखें, उसके प्रति ऐसा न रखें कि उनसे संपर्क कट जाए, और उसके साथ जो भी क्रूरता हो रही हो अपने परिजनों को बता न सके। जी, तो एज अ पुलिस ऑफिसर इस तरह के क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने में आप लोगों को किस तरह की दिक्कतें आती हैं, और इस तरह के क्रिमिनल्स को आप लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? अब बिल्कुल सही आपने पूछा कि ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, इससे सामान्य मारपीट की घटना वो उस एक तरह से होती है, लेकिन इस तरह की घटना जो बड़े बर्बर तरीके से जिसका समाज पे असर पड़ता है, जिसमें लगता है कि कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली उठने लगती है, ऐसे में पुलिस के सामने भी ये चुनौती रहती है कि ऐसी घटनाओं को एक तो रोका जाए, और दूसरा जो घटना हुई है उसमें ऐसी कार्रवाई की जाए कि जो नजीर बने। ये परिवार में होने वाली घटना के संबंध में जरूरी नहीं है कि उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो, जरूरी नहीं है कि उसके बारे में लोग जानते ही हों। ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ा दुरूह सा कार्य रहता है कि ऐसे व्यक्तियों को कैसे चिन्हित करें, और चिन्हित करके वो एक्शन लें जिससे कल को ऐसी घटना न कर सके। क्योंकि ये परिवार के अंदर चीजें होती हैं, घर की चारदीवारी के अंदर में होती हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि ऐसे लोग बहुत समाज में घुल मिल करके नहीं में रहते हैं, और लेकिन इनकी हमारे लिए भी एक बड़ा मुश्किल सा है कि ऐसे लोगों को पहले से चिन्हित करना बहुत मुश्किल सा रहता है। इसके लिए महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर आके निकलना चाहिए, उनकी शिकायत करनी चाहिए। जी, मैं आपसे अभी इसी सवाल पर आना चाह रही थी कि दरअसल आप ऐसे लोगों को पहचाने कैसे? एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं। वैसे तो ये सवाल मुश्किल है, कोई फिक्स तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे लोग ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें? क्योंकि ये कोई अलग दुनिया से आए हुए लोग नहीं है, ये वही हैं जो हमारे आपके साथ, हमारे आपके बीच में रहते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करें ऐसे लोगों को? मुक्ता, आपने प्रश्न तो ठीक उठाया कि आम आदमी जानना चाहता है कि हम ऐसे लोगों को जाने कैसे। हमारे पास भी कोई ऐसा नहीं है कि किसी को देख करके हम बता सके कि कल को ये कोई घटना करेगा। इसके लिए जरूरी है कि जो जिनका ये उत्पीड़न कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये सीधे मर्डर कर देते होंगे। ये पूर्व में भी इनकी घर में निश्चित रूप से अपनी महिला मित्र को ये परेशान करते होंगे, और जो इनको टॉलरेट करती होगी, कृपया करके जब भी कभी किसी के साथ चाहे लिव इन में रह रहे हों, चाहे शादीशुदा ढंग से रह रहे हों, उनके लिए जरूरी है कि इसकी सूचना पुलिस को दें। पुलिस को में आप उत्तर प्रदेश में एक हर थाने में एक सेल बना हुआ है, जिसमें महिला से संबंधित मामले को तत्परता से निस्तारण के लिए है। महिला पुलिसकर्मी इसमें रहती हैं। साथ ही हमारे लिए स्पेसिफिक नंबर है कि महिलाएं किसी भी तरह का उत्पीड़न होती हैं तो उस नंबर पे 1090 है, इस पे सूचना दें, पुलिस तत्परता से कार्रवाई करेगी। और आप देख भी रही हैं कि इधर स्पीडी ट्रायल भी हो रही है, जो प्रमुख घटनाएं हैं, अपराधियों को सजा मिल रही है, और पहले की अपेक्षा ये घटनाएं कम हुई हैं। लेकिन कभी कभी इस तरह से क्रूरतम घटना हो जाती है जिससे समाज चिंतित होता है, लेकिन हम लगातार इस कोशिश में हैं कि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सही, बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात आपने बताई कि अगर किसी के भी साथ परिवार या समाज में दुर्व्यवहार हो रहा हो तो वो पुलिस के पास आकर संपर्क कर सकती हैं। सर, एक सवाल जो कि काफ़ी अहम है, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने देखा दिल्ली के केस में जहाँ पर लड़का लड़की को चाकू से मार रहा था, उसे पत्थर से मार रहा था, लेकिन वहाँ पर खड़े लोग मूक दर्शक बने थे, और जब कुछ लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अगर वो बचाने गए तो वो भी उसमें फंस सकते हैं या पुलिस के चक्करों में फंस सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमें इसके लिए भी कुछ प्रावधान बनाना चाहिए, जब लोग एक दूसरे की मदद करें, उन्हें जो पुलिस का डर सताता है उससे उन्हें निकालने की कोशिश करनी चाहिए? हाँ, आपने एक अच्छा प्रश्न ये उठाया है। ये इस कठिनाई का सामना पुलिस को भी करना पड़ता है। हम लोग जब कोई घटना होती है, मौके पे जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो लोग पुलिस के सामने कुछ बताने से कतराते हैं। तो ये हम लोग भी सामना करते हैं। प्रायः आजकल भी देखा जा रहा है कि
रास्ते पे अगर कोई लड़ रहा है, आने जाने वाले लोग उसको इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। जी, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। अगर सभी लोग मिल करके इसका सामना करें तो इस पे निश्चित रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब लोग इग्नोर करते हैं तो कल पता नहीं रहता है कि कल वो भी इसके शिकार हो सकते हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं इग्नोर करने का एक बहुत बड़ा कारण पुलिस का डर होता है, तो उसे कैसे दूर करें? और हम लोग लगातार इस में मुहिम में रहते हैं, प्रयास में रहते हैं कि मित्रवत पुलिस रहे, कि पुलिस के सामने आने में हेजिटेट मत कीजिए, आप हमारा सहयोग कीजिए। निश्चित रूप से कानून और व्यवस्था और सुदृढ़ होगा और कहीं भी ऐसे लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी तरह से उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। और ये एक सुरक्षित समाज के लिए बड़ा जरूरी है कि समाज के लोग आगे बढ़ चढ़ करके ऐसी घटनाओं का प्रतिकार करें, और अगर कहीं ये हो रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। आप यकीन दिलाते हैं विभाग की तरफ से कि आपकी सूचनाएं गोपनीय रखी जाएंगी, साथ ही आपका सहयोग सुदृढ़ कानून व्यवस्था के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। पब्लिक थोड़ा सा ऐसी चीज़ों को टॉलरेट करते हुए आगे बढ़ जाती है, ये ठीक नहीं है। मिलिए, सारे लोग मिल करके अगर इसे लड़ेंगे तो एक सुरक्षित समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। एक आखिरी मैसेज आपका श्रेष्ठ भारत के दर्शकों के लिए। और श्रेष्ठ भारत के दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आपके साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न हो, उसी समय उसका प्रतिकार करें। पहले घर में करें, बाद में अपने शुभचिंतकों को बतावें, परिजनों को बतावें, और जो भी एजेंसी है स्थानीय पुलिस पे जाकर के इसकी सूचना जरूर दें। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि अगर हम सब मिलकर इससे लड़ेंगे तो हम इसका समाधान जरूर निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो इस तरह की वहशीपने की घटनाएं हमारे समाज के लिए एक चुनौती है, जिसका समाधान बस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जरिए ही नहीं किया जा सकता। समाज को भी इस मामले में जिम्मेदारी लेनी चाहिए और खुद भी इतना सतर्क रहें कि अच्छे और बुरे के बीच फर्क समझ सकें। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अगर हमारा ये आज का शो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।